नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोपालगंज विधानसभा सीट की। यहां अभी उपचुनाव कराया जा रहा है। भाजपा से विधायक रहे सुभाष सिंह की लंबी बीमारी के बाद असमय मौत के बाद से रिक्त हुए इस सीट पर अभी उपचुनाव संपन्न कराया जा रहा है। सुभाष सिंह 2005 से लेकर 2020 तक लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। विगत 4 टर्म तक विधायक रहे सुभाष सिंह की मौत के बाद से यह सीट खाली हो चुका था, जिस पर कि अभी उपचुनाव संपन्न कराया जा रहा है। वैसे यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यह वह सीट है जिसने बिहार को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला होने के कारण भी यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2005 के पहले यह सीट राजद का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2005 से लेकर अब तक लगातार भाजपा यहां से चुनाव जीतती रही। इस सीट पर भाजपा के लगातार जीत का एक बड़ा कारण यहां वोटों का ध्रुवीकरण होना भी रहा है। आपको बता दें कि गोपालगंज सीवान से सटा हुआ इलाका है और सीवान और गोपालगंज में मुस्लिम वोटरों की एक बड़ी संख्या है। हिंदुस्तान में चुनाव को जातीय फैक्टर से प्रभावित होने को नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ चुनाव जातीय फैक्टर से प्रभावित हुआ ही करता है और इसको हम नकार नहीं सकते, और इसको लेकर हमें गोपालगंज विधानसभा सीट के जातीय स्थिति पर एक नज़र डाल लेना यहाँ हम उचित समझते हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज विधानसभा सीट पर माई समीकरण काफ़ी मजबूत है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 58,000 है, जबकि यादव वोटों की संख्या 47,000 है। वहीं भाजपा वोटरों की संख्या देखें तो सवर्ण वोट भाजपा के बेस वोट कहे जाते हैं, और सवर्ण समाज में हम देखें तो राजपूत वोटरों की संख्या 19,000 है, भूमिहार वोटरों की संख्या 16,000 है, जबकि ब्राह्मण वोटों की संख्या 14,000 है एवं कायस्थ वोटों की संख्या 9,000 है। ये सभी वोटर भाजपा के बेस वोटर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र होने के कारण बनिया वर्ग का भी एक बड़ी आबादी यहाँ है, जो कि बीजेपी की बेस वोटर रही है। इसके अतिरिक्त महागठबंधन लगातार चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती रही है, जिसको लेकर यहाँ ध्रुवीकरण का होना बहुत ही आसान हो जाता है और वोटों के ध्रुवीकरण होने का पूरा फायदा भाजपा को मिल पाता है। इसके अतिरिक्त लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव का हर एक चुनाव में उतरना भी भाजपा को फायदा पहुंचाता है। साधु यादव का यहाँ यादव वोटरों में अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, और जिसके कारण यादव वोट का एक बड़ा हिस्सा साधु यादव अपने पक्ष में कर पाते हैं, और जिसका फायदा भाजपा को चुनाव में मिल पाता है। इस बार हो रहे उपचुनाव में परिस्थितियां काफ़ी बदली हुई से हैं। वैसे तो दलीय स्थिति देखी जाए तो इस बार दलीय स्थिति 2015 के चुनाव के जैसा है। महागठबंधन और जदयू साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा अकेले चुनाव मैदान में उतरी हुई है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी बात यह है इस चुनाव में कि महागठबंधन ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को न उतार करके बनिया समाज से अपना उम्मीदवार दिया है। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता हैं, जो कि बनिया समाज से आते हैं। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने के कारण महागठबंधन को एक बड़ा फायदा होता हुआ यह दिख रहा है कि अब वोटों का ध्रुवीकरण आसानी से होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कि माई समीकरण के सुरक्षित रहने के साथ साथ एक दूसरा फायदा जो महागठबंधन को होता दिख रहा है, वो ये कि उसके उम्मीदवार मोहन गुप्ता के बनिया वर्ग से होने के कारण बीजेपी का जो बनिया
बेस वोट बैंक है वो टूटता हुआ और महागठबंधन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। वैसे तो इस चुनाव में साधु यादव भी अपनी पत्नी को उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं, लेकिन तेजस्वी के गोपालगंज दौरे के बाद से स्थितियां कुछ बदली हुई सी दिख रही हैं और साधु यादव का पहले जैसा प्रभाव क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि साधु यादव इस बार भाजपा को उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इन सब के बावजूद महागठबंधन के साथ एक बड़ा फायदा ये है कि उसके उम्मीदवार जो हैं मोहन गुप्ता, वो पहले से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और राजनीति के दांव पेचों को समझते हैं। जबकि भाजपा की जो उम्मीदवार हैं कुसुम देवी, वो सुभाष सिंह की विधवा पत्नी हैं और वो अब तक राजनीति में दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं रहा है। वो एक घरेलू महिला हैं और राजनीति के पेचों को, राजनीति के बारीकियों से वाकिफ नहीं रही हैं। यह अलग बात है कि सुभाष सिंह के जो पति रहे हैं, उनके असामयिक मौत के बाद क्षेत्र की जनता की सहानुभूति कुसुम देवी के पक्ष में होती हुई दिख रही है, जो कि भाजपा को फायदा दिलाने वाली है। वैसे बता दें कि ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को इस चुनाव में उतारा है, लेकिन ओवैसी की पार्टी का यहाँ कोई जनाधार बनता हुआ नहीं दिखने के कारण वो इस चुनाव में महागठबंधन को कोई बड़ा नुकसान पहुँचाते हुए नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के देखें तो माई समीकरण महागठबंधन के पक्ष में मजबूत खड़ा दिख रहा है और वहीं मोहन गुप्ता के कैंडिडेट बनाए जाने के कारण भाजपा का बनिया वर्ग का जो वोट है वो भी महागठबंधन के पक्ष में घिसकता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में भाजपा के लिए जीत आसान साबित होने वाली है। अब एक नज़र भाजपा के अंदर की परिस्थितियों पर डालें तो वहाँ भी खबर कुछ अच्छी नहीं आ रही है। भाजपा के जो अपने बेस वोटर हैं, जैसे कि सवर्ण वोटर को हम लें तो इनमें भी कई दरारें दिख रही हैं। ब्राह्मण भूमिहार वोटर भाजपा से आजकल नाराज दिख रहा है। भूमिहार वोटरों के नाराज होने का खामियाजा पार्टी ने अभी बोचहां उपचुनाव में कुछ दिन पहले ही उठाया है। इसके बाद गोपालगंज सीट पर भी भूमिहार समाज से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको देख करके सब कुछ ठीक, भाजपा के लिए सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं कहा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया लगातार अपने 3 दिनों के प्रवास पर गोपालगंज में डेरा डाले हुए हैं। आज अपने प्रवास के दूसरे दिन दलसानिया ने कई बैठकें की। अपने प्रवास के दौरान दलसानिया पार्टी को मजबूत करने और उसके बीच पड़े दरारों को पाटने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो तमाम मंच और मोर्चे के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक कर रहे हैं ताकि सबको दुरुस्त करके चुनाव मैदान में एकजुटता के साथ उतारा जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी महागठबंधन की स्थिति मोहन गुप्ता के कैंडिडेट के तौर पर आ जाने के कारण मजबूत होती हुई दिख रही है, जबकि भाजपा के पक्ष में कई चुनौतियां खड़ी होती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि यह चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की एक सीढ़ी के तौर पर देखी जा रही है। यह पहली सीढ़ी साबित होने वाली है। अगर इस चुनाव में जिस पार्टी की स्थिति अच्छी हो पाती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव उसके लिए आसान होता हुआ साबित हो सकता है। भाजपा इस सीट पर लगातार 2005 से लेकर 2020 तक चुनाव जीतती रही है और इसलिए इस सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसको लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इस सीट के लिए झोंक दी है। अब देखना यह
होगा कि भाजपा का यह प्रयास क्या रंग दिखा पाता है, या फिर महागठबंधन का अपना कैंडिडेट बदलकर बनिया वर्ग से कैंडिडेट दे पाने का फायदा होता हुआ दिख पाता है। इसके लिए हमें करना होगा इंतज़ार। 3 नवंबर को इस सीट के लिए मतदान होने हैं। उसके बाद काउंटिंग के बाद ही सही रिजल्ट खुलकर सामने आ पाएगा। तब तक हम आपको देते रहेंगे गोपालगंज सीट के से पल पल का अपडेट। इसके लिए आप बने रहें काँव न्यूज़ के साथ। यदि अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया हो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें, ताकि हम चुनाव मैदान की पल पल की जानकारी आप तक लगातार यूं ही पहुंचाते रहें। फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।